Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 17 February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is the test used to detect hip instability is किसी भी पेशेंट में हिप इंस्टेबिलिटी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? ऑप्शन ए बार्लोस टेस्ट, ऑप्शन बी वेबर टेस्ट, ऑप्शन सी फैलन टेस्ट, ऑप्शन डी एलन टेस्ट। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करेंगे। किसी भी क्लाइंट में जब एबीजी सैंपल लेना होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस सैंपल लेना होता है, तो इससे पहले कोलेट्रल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए एलन टेस्ट करते हैं। कोलेट्रल सर्कुलेशन यानी पेशेंट में आर्टरी से ब्लड सैंपल लेने से पहले रेडियल और अल्नर आर्टरी का सर्कुलेशन कैसा है, इसे चेक किया जाता है। ये चीज एलन टेस्ट कहलाती है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फैलन टेस्ट। अगर किसी क्लाइंट के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम किसी क्लाइंट के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं, इस चीज को पता करने के लिए फैलन टेस्ट करवाया जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर मीडियन नर्व में कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट के फिंगर टोज आदि के अंदर नमनेस होती है, प्रॉब्लम होती है, लेस सेंसेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं वेबर टेस्ट की। वेबर टेस्ट जो है बेसिकली किसी भी क्लाइंट के अंदर हियरिंग के असेसमेंट के लिए किया जाता है। पेशेंट की सुनने की क्षमता को पता करने के लिए हियरिंग टेस्ट के रूप में वेबर और रिनेस टेस्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा रिमेनिंग ऑप्शन बार्लो टेस्ट। और बार्लो टेस्ट का इस्तेमाल किसी भी क्लाइंट के अंदर हिप इंस्टेबिलिटी तो नहीं, इस चीज को पता करने के लिए किया जा सकता है। होपफुली दिस इज क्लियर। बार्लोस टेस्ट फॉर hip instability, Weber test for hearing, Fallon test for carpal tunnel syndrome and Allen test for collateral circulation। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज active transport of substance from blood into nephron is called। ब्लड से किसी सब्सटेंस का नेफ्रॉन में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन या फिर ऑस्मोसिस। जैसे कि मान लीजिए ये आपके किडनी में पाया जाने वाला नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन में इस ब्लड वेसल से ब्लड आता है और यहाँ से वापस ये बाहर निकल जाता है। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड जब पहुंचता है इस बॉमन कैप्सूल स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ से ब्लड के अंदर मौजूद जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो छन कर यहाँ पहुंच जाते हैं। इसके बाद नेफ्रॉन का ये एरिया जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, इसके आसपास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अगर इस छने हुए वेस्ट के अंदर अगर कोई काम की चीज है जैसे कि वाटर है,
उसे वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है लूप ऑफ हेनले से आगे की तरफ जाता है। यहाँ भी इसी तरह से ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि इसमें मौजूद उपयोगी चीजों को वापस से रीएब्जॉर्ब करती रहती हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब ब्लड यहाँ से आया और प्रेशर के कारण जो फिल्ट्रेट यहाँ पर छनकर पहुंचे, ये पैसिव प्रोसेस के द्वारा छन रहे थे। ये पैसिव प्रोसेस के द्वारा छन रहे थे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी वजह से ब्लड से कोई सब्सटेंस नेफ्रॉन में आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के कारण, यानी एनर्जी खर्च करके, तो इस प्रोसेस को हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा था, इसके लिए हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, ये पैसिव प्रोसेस कहलाता है। नेफ्रॉन के अंदर जब भी ब्लड आएगा और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट छनकर नेफ्रॉन के अंदर चला जाएगा, इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती, इसलिए ये प्रोसेस पैसिव प्रोसेस कहलाता है और इसे ही हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ब्लड से कोई सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम है या फिर पेनिसिलिन जैसी कोई मेडिसिन है, वो ब्लड से ट्यूबुलर एरिया के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर एनर्जी खर्च करते हुए यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू वायरस इज अ अर्बोवायरस, पोलियो वायरस, एडीज वायरस, चिकनगुनिया वायरस। The right answer is option A, अर्बोवायरस। डेंगू वायरस के बारे में आप इस चीज को याद रखिएगा, ये मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू डिजीज जो है मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज है। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन। डेंगू से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आइए इन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डेंगू डिजीज को आप ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेक बोन फीवर, कई बार इसे सैडल बैक फीवर भी कहा जाता है। सैडल बैक फीवर। डेंगू डिजीज जो है ग्रुप बी अर्बो वायरस से बिलोंग करता है। ग्रुप बी अर्बो वायरस। इसके अलावा डेंगू डिजीज के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 4 सीरोटाइप्स। कौन कौन से होते हैं तो आप लिख सकते हैं, डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकंड, डेंगू वायरस थर्ड और डेंगू वायरस फोर्थ। यानी कि 4 प्रकार के डेंगू के वायरस टाइप्स हो सकते हैं जिनसे कि पर्सन को डेंगू डिजीज हो सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे डेंजरस कौन सा है, तो आप बताएंगे डेंगू वायरस टाइप 2 जो है मोस्ट डेंजरस माना जाता है, इज अ मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेंगू डिजीज का वेक्टर क्या होता है, तो आप बताएंगे एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो। एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो, ये इसका वेक्टर है। इस मॉस्क्यूटो के बारे में इस बात को खास ख्याल रखिएगा कि ये मॉस्क्यूटो
डे बाइटिंग करता है, यानी कि ये मॉस्किटो दिन के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। खास कहें तो अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून के टाइम में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और इस मॉस्किटो को ही हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज टाइगर मॉस्किटो क्योंकि इसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे टाइगर के ऊपर लाइनें पाई जाती हैं, उसी प्रकार से इसकी बॉडी पर लाइन्स पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम टाइगर मॉस्किटो के रूप में जानते हैं। अगर इस डिजीज़ का आपसे इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया जाए, डेंगू डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया जाए, तो आप बता सकते हैं 5 टू 6 डेज़ यानी 5 से 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। डेंगू के पेशेंट में साइन एंड सिम्पटम्स की यदि बात की जाए, तो याद रखिएगा हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, जॉइंट पेन, बोन पेन, मसल पेन, जॉइंट्स में पेन होने के कारण, बोन में पेन होने के कारण ही इसे ब्रेक बोन फीवर का नाम दिया गया है। इसके अलावा डेंगू डिजीज होने पर पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल से कम हो जाना। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट यहाँ पर देखने को मिलता है और इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर क्लाइंट के अंदर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाए, तो क्लाइंट के अंदर अचानक ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लीडिंग कौन सी देखने को मिलती है, तो आप बताएंगे एपिस्टैक्सिस, यानी क्लाइंट की नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या-क्या चीजें डिस्कस की हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेंगू वायरस जो है अर्बो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और डेंगू डिजीज मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू डिजीज को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस वायरल से इन्फेक्शन के बाद पेशेंट की बोन और जॉइंट के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है। कई बार इसे सैडल बेक फीवर भी कहा जाता है। डेंगू वायरस ग्रुप बी एर्बो वायरस से बिलोंग करता है। इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4। डेंगू वायरस 2 को हम मोस्ट डेंजरस टाइप का वायरस मानते हैं। डेंगू डिजीज का जो वेक्टर है, वाहक है, वो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है और ये मॉस्किटो डे बाइटिंग मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ज़्यादातर जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो डार्क में रहना पसंद करते हैं, नाइट के समय एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो डेंगू वायरस है ये क्लियर वाटर में अपने आप को अपनी संख्या को बढ़ाता है और डे टाइम में मोस्टली एक्टिव रहता है। एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो है, इसकी बॉडी टाइगर की बॉडी पर जिस प्रकार से लाइनिंग पाई जाती है वैसी दिखने में होती है, इस वजह से इसे हम टाइगर मॉस्किटो का नाम भी देते हैं। डेंगू डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 टू 6 डेज का होता है और डेंगू होने पर पर्सन में हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट पेन, बोन पेन, मसल पेन आदि कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। साथ ही साथ प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल से कम हो जाता है और प्लेटलेट काउंट कम होने पर पेशेंट में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाता है और मोस्ट कॉमनली एपिस्टैक्सिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। नोज से बिना किसी कारण के ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। एसेप्सिस टर्म का मीनिंग होता है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी किसी भी इन्फेक्शन का ना होना असेप्सिस टर्म द्वारा बताया जाता है। और इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे शरीर में एंटर होकर हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को प्रभावित करना और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करना इन्फेक्शन है।
व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी से आप क्या समझते हैं? Study of microorganisms that cannot be seen by naked eyes known as microbiologies. माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऐसे कोई भी जीव जो कि यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, और जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। इस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर पेशेंट की टिश्यूज में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाती है। इसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने किसी पर्सन को रॉन्गली मैच ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया या रॉन्गली मैच स्किन ग्राफ्ट लगाया, तो उसकी बॉडी के द्वारा इस ऑर्गन या स्किन के टुकड़े को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जाता है। इनके बीच में रिएक्शन हो जाती है, जिससे कि ये ऑर्गन यहाँ पर काम नहीं कर पाता। ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायराइड आई डिजीज ऑल्सो नोन एज। थायराइड प्रॉब्लम के कारण आई डिजीज जो होता है उसे आप और किस नाम से जानते हैं? ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, हशीमोटोज डिजीज, गोइटर, या फिर थायराइड नोड्यूल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है? गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी डिजीज, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर नामक रोग हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं आयोडीन की कमी से हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ जाती है। अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे तो ये थायराइड हार्मोन की कमी है। किडनी डिजीज अलग कंडीशन है, और हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient says to nurse that he is having difficulty getting to sleep at night. Which suggestion could the nurse make to help the patient? आपको एक पेशेंट रात को कहता है कि वो सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती, तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप उसे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सजेशन देना चाहेंगे? एक्सरसाइज शॉर्टली बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से थोड़ा पहले आप एक्सरसाइज करें, ड्रिंक अ कोला बेवरेज ड्यूरिंग इवनिंग, रात को सॉरी इवनिंग के समय, शाम के समय कोला बेवरेज पिएं, वॉच टेलीविजन आफ्टर गोइंग टू बेड, बेड पर लेटने के बाद थोड़ी देर टीवी देखें। ऑप्शन डी, ड्रिंक वार्म मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोते समय आप हल्का गर्म दूध पिएं। पेशेंट को रात में नींद नहीं आती, ऐसा कहने पर एज अ नर्स आप उसे इन चारों में से कौन सा सजेशन देंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रिंक वार्म मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। यहाँ पर मैं आपको दो टर्म्स या दो नाम बताऊंगा, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। पहला है ट्रिप्टोफेन और दूसरा है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन जो है हार्मोन है,
और ट्रिप्टोफेन जो है एमिनो एसिड है, एमाइनो एसिड है। जब आप पेशेंट को हल्का गर्म दूध पीने के लिए कहते हैं तो बेसिकली आप उसे ट्रिप्टोफेन और मिलेटोनिन नाम के सब्सटेंसेस लेने के लिए कह रहे हैं। आपके मिल्क के अंदर ट्रिप्टोफेन नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है और ये नींद लाने में मददगार होता है, यानी ये स्लिप इंड्यूस करवाता है। और मिलेटोनिन हार्मोन भी मिल्क में पाया जाता है जो आपकी बॉडी में स्लिप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो अगर आप पेशेंट को रात को सोने से पहले गर्म दूध पीने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसे नींद बेहतर आएगी, बिकॉज आप उसमें ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड और मिलेटोनिन नामक हार्मोन दोनों ही पहुंचा रहे हैं जो कि स्लिप इंड्यूस करने के लिए इसेंशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, withhold oral feeding in patient with acute pancreatitis 2। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को हम ओरल फीडिंग नहीं देते हैं, इसका क्या कारण होता है? मेंटेन एल्केलाइन गैस्ट्रिक पीएच, रिलीव गैस्ट्रिक स्टेसिस, रिलीव डिस्टेंशन, रिड्यूस पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस। The right answer is option D, to reduce pancreatic secretions। पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को कम करने के लिए हम ओरल फीडिंग नहीं देते। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का पैंक्रियाज है और इस पैंक्रियाज के आसपास में अल्फा, बीटा, डेल्टा और अदर सेल्स पाई जाती हैं जो कि लगातार एंजाइम्स का, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं जो कि डाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर मान लीजिए इन सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा एंजाइम या हार्मोन यहाँ से निकलकर इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां जाकर एक्टिव होकर डाइजेशन करवाता है जब तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये सिक्रीशन बाहर ना जा पाए, किसी वजह से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और अब ये सिक्रीशन पैंक्रियाज की सेल्स में ही जाकर एक्ट करने लगे, पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट होकर पैंक्रियाज की सेल्स को ही डाइजेस्ट करने लग जाए, तो इससे पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होने लगेगी और ये कंडीशन पैंक्रियाटाइटिस के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन आना और इसका कारण है पैंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे जूसेस का इसकी ही सेल्स को डाइजेस्ट करने लग जाना, डिस्ट्रॉय करने लग जाना, पैंक्रियाटाइटिस है। पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होती क्यों है, इसके कारण की बात की जाए तो जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल अब्यूज करते हैं, उनमें अल्कोहल के कारण पैंक्रियाटिक एंजाइम का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है और एक समय बाद पैंक्रियाटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसके कारण पैंक्रियाज का ऑटो डाइजेशन शुरू हो जाता है और पैंक्रियाटिक कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा बिलियरी ट्रैक्ट के डिजीज जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलता है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। अगर किसी क्लाइंट को HIV, मम्स जैसे वायरल इन्फेक्शन हो तो भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। लगातार वुमेन्स के द्वारा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल या फिर NSAID का इस्तेमाल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल भी पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन कॉज कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि पैंक्रियाटाइटिस होने पर कौन-कौन से साइन एंड सिम्टम्स क्लाइंट में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट में सडन एब्डोमिनल पेन होगा और वो भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में या फिर मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर। इसके अलावा पेशेंट में ये पेन एपिसोड फैटी फूड या अल्कोहल इंटेक के साथ बढ़ने लगता है। इसके अलावा एब्डोमेन में टेंडरनेस देखने को मिलती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दो साइंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला है कुलिन साइन और दूसरा आता है टर्नर साइन। अगर किसी क्लाइंट के अम्बिलिकस एरिया के आसपास ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिले
तो ये पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होने को बताता है। और अगर क्लाइंट में ब्लूइश डिस्कलरेशन उसके फ्लैंक एरिया में मौजूद है तो ये टर्नर साइन कहलाता है। ये भी पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन के होने को बताता है। पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, बिलिरुबिन का लेवल चेक करवा सकते हैं, एमाइलेज लाइपेज का लेवल चेक करवा सकते हैं। इससे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हम क्लाइंट में ओरल फीडिंग स्टॉप कर देते हैं और पेशेंट को तब तक ओरल फीड नहीं दी जाती जब तक उसमें पेन, नोजिया, वॉमिटिंग ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व ना हो जाएं। पेशेंट को आईवी रूट से या यूं कहें पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। इस पेरेंटल न्यूट्रिशन के द्वारा उसमें सभी बॉडी रिक्वायरमेंट्स लगातार पूरी होती रहती हैं। पेशेंट को अब फैट और प्रोटीन का जो इनटेक है वो लगभग लगभग नहीं करना चाहिए ड्यू टू दिस कंडीशन। पैंक्रियाटाइटिस डिजीज से सफरिंग पेशेंट में याद रखिएगा मॉर्फिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर आपने इस पेशेंट को मॉर्फिन दिया तो इसमें बिलियरी डक्ट में स्पाज्म आएंगे और पेशेंट में तकलीफ बढ़ सकती है। मॉर्फिन की जगह यहाँ पर अगर सीवियर पेन है, एनाल्जेसिक देना है, तो आप मैपेरिडिन या पैथिडिन दे सकते हैं। इस ड्रग के बारे में ये माना जाता है कि इससे लेस बिलियरी स्पाज्म आते हैं, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज joints of skull are known as। स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? सूचर जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स या फिर ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सूचर जॉइंट्स। हमारा जो स्कल है, आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, हमारा ये जो स्कल है जिसमें 14 तो फेशियल बोन्स होती हैं और 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। इनके द्वारा मिलकर इस स्कल का निर्माण होता है और टोटल बताएं तो 22 बोन्स होती हैं। 22 बोन्स मिलकर स्कल का निर्माण करती हैं, जो हमारे फेस और ब्रेन को सुरक्षित रखने वाले क्रेनियल वॉलेट का निर्माण करता है। हमारी जो ये क्रेनियल बोन्स हैं, संख्या में ये जो 8 होती हैं, ये आपस में जिस प्रकार से जुड़ी होती हैं, जिस जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे हम सूचर जॉइंट के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, सूचर जॉइंट्स जो होते हैं इममोबाइल होते हैं। इममोबाइल का मतलब होता है इनमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो सकती। आपका जो सिर है उसे आप देखिएगा, इसकी बोन्स के आपस में मूव होती हैं, इधर उधर खिसकती हैं नहीं, तो ये इममोबाइल टाइप का जॉइंट होता है, सूचर जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट को हम सेमी मूवेबल जॉइंट के नाम से जानते हैं। सेमी मूवेबल जॉइंट कहा जाता है इसे, यानी इसके अंदर कुछ हद तक थोड़ी बहुत मूवमेंट संभव है। और ये वाला जो जॉइंट है ये आपकी वर्टिब्रल बोन्स के बीच में पाया जाता है, बिटवीन वर्टिब्रल बोन्स, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में जो बोन्स पाई जाती हैं, वर्टिब्रेस पाए जाते हैं, जो कि संख्या में 33 होते हैं, उनके बीच जो जॉइंट पाए जाते हैं उसे कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। और इनमें हल्की फुल्की मूवमेंट होना संभव होता है। लास्ट हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट। ये कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट कहलाते हैं, यानी इनके अंदर पूरी मूवमेंट संभव हो पाती है। और साइनोवियल जॉइंट के बीच में साइनोवियल कैविटी पाई जाती है, जहां पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि बोन के बीच में हो रहे फ्रिक्शन को कम करता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
केमिकल मेथड द्वारा स्टरलाइजेशन में काम लिए जाने वाले फॉर्मेलिन की फॉर्मेलिन का इस्तेमाल टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय। माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट माइक्रोस्कोप was discovered by Anton von Leeuwenhoek और इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को इस माइक्रोस्कोप से देखा भी था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो एटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, तो भी आप बता सकते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, edema is an important clinical manifestation in a child suffering from kwashiorkor. What is the cause of edema? किसी क्वाशियोर्कर डिजीज से सफरिंग बच्चे में एडिमा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम के रूप में देखने को मिलती है। इस एडिमा का इस बच्चे में डेवलप होने का मेन कारण क्या है? हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ एनर्जी या फिर हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। इस पूरे डिजीज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अपकमिंग राजस्थान सीएचओ एग्जाम के लिए ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज का नाम सुना होगा। बच्चों में प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है क्वाशियोर्कर और एक कंडीशन होती है मेरास्मस। अगर किसी बच्चे के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो ये कंडीशन क्वाशियोर्कर कहलाती है। और अगर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो तो ये कंडीशन मेरास्मस कहलाती है। एनर्जी या इसे आप कैलोरी लिख लीजिएगा, कैलोरी डेफिशिएंसी। अब यहां से आपको इन दोनों ही कंडीशंस के कार्डिनल साइंस पूछे जा सकते हैं। कार्डिनल साइंस किसी भी डिजीज के वो खास साइन जो कि उस डिजीज की प्रेजेंस को बताते हैं और उसी में पाए जाते हैं, ये कार्डिनल साइन या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक साइंस कहलाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाशियोर्कर डिजीज के अंदर देखे जाने वाले कार्डिनल साइंस की। सबसे पहले एडिमा, उसके बाद में फ्लैग साइन, उसके बाद में डायरिया और फिर आता है अंडरवेट होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरास्मस डिजीज के इंपॉर्टेंट साइंस की। सबसे पहले सीवियर सबक्यूटेनियस फैट लॉस, सीवियर सबक्यूटेनियस फैट लॉस। फिर हम बात करते हैं ड्राई स्किन। इसके बाद में आप लिख सकते हैं वेट लॉस और फिर लिख सकते हैं ब्रिटल हेयर। ये सभी मेरास्मस के इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस है। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे सभी चीजों को। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं, क्वाशियोर्कर कंडीशन और मेरास्मस। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर डिजीज होता है और एनर्जी या कैलोरी की कमी से मेरास्मस रोग होता है। अब इसके कार्डिनल साइंस या मेन साइंस की बात की जाए तो
पर्सन की बॉडी में क्वाशियोर्कर डिजीज होने पर एडिमा होगा, और इसका कारण हमने आपको बताया हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। इसे थोड़ा और स्पेसिफिक समझें तो मान लीजिए ये किसी पर्सन की ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के अंदर लगातार ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज आदि ट्रेवल कर रहे हैं। अब इस ब्लड वेसल के चारों तरफ जो है एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन संख्या में सभी दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन से ज्यादा होता है, साइज में छोटा होता है। इस प्लाज्मा प्रोटीन का काम है ये ब्लड जो इस ब्लड वेसल के अंदर बह रहा है इसे इसके अंदर ही बनाकर रखना। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से अब ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये यहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगा, यानी इसकी डेफिशिएंसी हो गई, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया जैसी कंडीशन क्लाइंट को हो गई। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से ये जो ब्लड है धीरे धीरे करके बाहर की तरफ इकट्ठा होने लगेगा, और ब्लड अगर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो बॉडी के अंदर एडिमा हो जाएगी। बाहर की तरफ ये आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे, और इन टिश्यूज के बीच में ये ब्लड आकर इकट्ठा हो जाएगा, और यही कंडीशन है जिसके कारण बच्चों में प्रोटीन की कमी होने पर, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होने पर एडिमा देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी होने पर, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होने पर एडिमा इंपॉर्टेंटली देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं फ्लैग साइन की। फ्लैग साइन का मतलब होता है बच्चे के बालों का कलर कहीं पर हाइपोपिगमेंटेड एरिया होगा, कहीं पर हाइपर पिगमेंटेड एरिया होगा, यानी कुछ हिस्सा काला दिखाई देगा बालों का, कुछ भूरा दिखाई देगा, तो ये फ्लैग साइन दिखाई कहलाता है। इसके अलावा बच्चे को लगातार डायरिया रहेगा, और बच्चे का जो वेट है वो नॉर्मल बच्चों से काफी कम देखने को मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, क्वाशियोर्कर बच्चों को जब आप देखेंगे तो इन बच्चों के हाथ और पैर तो काफी पतले होंगे, लेकिन इनका जो पेट वाला हिस्सा है, ट्रंक वाला हिस्सा है, ये बाहर की तरफ ओबेस पर्सन की तरह निकला हुआ होगा। लेकिन मेरास्मस डिजीज से सफरिंग पर्सन बच्चों के अंदर उनका पूरा शरीर, चाहे पेट वाला हिस्सा हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, ये सभी बिल्कुल पतले दुबले होंगे, ये बिल्कुल कमजोर सूखा हुआ सा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सीवियर सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो चुका है। इन बच्चों की स्किन ड्राई होगी, वेट कम होगा, और ब्रिटल हेयर होंगे, कमजोर पतले रूखे बाल होंगे। इस तरह से आप इन दोनों ही कंडीशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज infant death syndrome most commonly affect infants of which age? infant डेथ सिंड्रोम डिजीज कंडीशन से किस उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? 2 से 3 महीने के, 3 से 9 महीने के, 12 महीने तक के, या फिर किसी भी एज के? The right answer is option A, 2 to 3 months of age babies. 2 से 3 साल के बच्चे सबसे ज्यादा SIDS कंडीशन से अफेक्ट होते हैं। SIDS कंडीशन का फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें माँ के द्वारा बच्चे को झूले या पालने में छोड़कर जाने के बाद अचानक से बच्चे की डेथ हो जाती है। इसका कोई एग्जैक्ट नोन केस नहीं होता, इसे हम अनएक्सप्लेन्ड डेथ कहते हैं, यानी इसका कोई कारण नहीं पता चल पाता। ये कंडीशन SIDS कहलाती है। झूले या पालने शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि इसे कोट्स डेथ भी कहा जाता है। COT, कोट कह दीजिए या फिर क्राइब कह दीजिए, और इस शब्द का मतलब होता है झूला या
पालना यानी जिसमें छोटे बच्चों को झुलाया जाता है, इसे इसमें छोड़कर जाने पर बच्चे की यदि अचानक डेथ हो जाती है तो इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और मोस्टली 2 से 3 साल तक के बच्चों में ये सबसे ज़्यादा हो सकता है और ओवरऑल देखें तो 1 साल तक के बच्चों में ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन करने के इंसिनरेशन मेथड के बारे में। इंसिनरेशन का सिंपल मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को जलाकर खत्म कर देना, बर्न कर देना। इसे हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने का बेस्ट मेथड मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर एक्सपोजर दिया जाता है और इस प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट इस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बचता है वो ऐश होती है। यहाँ पर 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इस्तेमाल लिया जा सकता है। इंसिनरेशन प्रोसेस के द्वारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, वेस्ट ड्रेसिंग मटेरियल, नॉन केमिकल प्रोडक्ट का स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। पैरासिटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। Next question is new RNTCP software online to monitor TB control program। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए RNTCP ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर निक्षय, नीच, ई डॉट्स, निर्भय। The right answer is option A, निक्षय। भारत सरकार ने भारत को टीबी फ्री राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से निक्षय नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया है और इस सॉफ्टवेयर को बनाने का मेन उद्देश्य है भारत में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेटस को ट्रैक करना, मॉनिटर करना, साथ ही साथ टीबी पेशेंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखना, उन्हें ट्रैक करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन BMW needle and syringes with fixed needle scalpels should be segregated in। ऐसी सभी सिरिंजेस जिस पर निडल परमानेंटली अटैच्ड रहती है उसे डिस्कार्ड करने के लिए किस कलर बिन का इस्तेमाल किया जाता है? येलो, रेड, वाइट, ब्लू। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाइट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कलर कोड के बिन इस्तेमाल किए जाते हैं, 4 कलर के डस्टबिन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि है ब्लैक, येलो, रेड और वाइट। ब्लैक, येलो, रेड और वाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट की। वाइट कलर के डस्टबिन के अंदर हम निडल, सिरिंजेस फिक्स्ड विथ निडल, सुचर निडल, स्कैल्पल ब्लेड्स, ये सभी या फिर मेटल शार्प जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं उन्हें इसके अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। ये एक पंचर प्रूफ वाइट कलर का कंटेनर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक कलर के बिन की। इसके अंदर हॉस्पिटल का जितना भी जनरल वेस्ट होता है, जैसे कि फूड, पेपर, वाटर बॉटल्स, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सभी इसके अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे येलो कलर, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। येलो कलर बिन में हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, कॉटन स्वाब, ड्रेसिंग, ब्लड बैग्स,
एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, ये सभी डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड कलर के बैग की। इसके अंदर जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हैं, रबर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि कैथेटर, ट्यूबिंग, सिरिंज विदाउट निडल, यूरिन बैग, आईवी सेट, ये सभी इसके अंदर डिस्कार्ड किए जाएंगे। ग्लव्स भी इसी के अंदर डिस्कार्ड किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर बैग के अंदर आप हमेशा जितने भी शार्प ग्लास आइटम्स हैं उन्हें डिस्कार्ड करते हैं, जैसे वाइल आदि। वीरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वायरस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में क्या फ़र्क होता है। मेडिकल एसेप्सिस को हम क्लीन टेक्निक के रूप में जानते हैं, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस स्टेराइल टेक्निक के रूप में जानी जाती है। मेडिकल एसेप्सिस के द्वारा हम मेडिकल सेटिंग्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि सर्जिकल सेटिंग्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक काम में ली जाती है। सर्जिकल सेटिंग का मतलब है सिंपली जहाँ पर आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं। मेडिकल सेटिंग्स का मतलब है हॉस्पिटल में जहाँ जनरल प्रोसीजर्स किए जाते हैं या पेशेंट को रखा जाता है। मेडिकल एसेप्सिस के द्वारा हम विजिबल और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस के द्वारा नॉन विजिबल, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें रोग दे सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, जबकि नॉन पैथोजेनिक का मतलब होता है जो हमें बीमार नहीं कर सकते, डिजीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICDS गिव्स इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू। ICDS के द्वारा किसे इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑप्शन ए 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, ऑप्शन बी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, ऑप्शन सी इन दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। ICDS का फुल फॉर्म आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। और इस प्रोग्राम का जो टारगेट है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन, ये सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को ICDS प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आप चाहें तो डेट नोट कर सकते हैं, 2 अक्टूबर 1975 को ICDS प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य था 6 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन का मतलब है ऐसी कोई भी मदर जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, इन तीनों को प्राइमरी हेल्थ केयर देना, फूड प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन करवाना, हेल्थ चेकअप्स करवाना, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये सभी इसके टारगेट थे। ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आया था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।